नमस्कार साथियों, एक नई चर्चा अध्याय 9 कक्षा 8 ग्रामीण एवं शहरी प्रशासन। यहाँ हम इसको कहते हैं स्थानीय सुशासन। स्थानीय सुशासन अपना दो भागों में मिलता है, एक पंचायती राज और एक नगरीय निकाय। ठीक है ना, पंचायती राज और नगरीय निकाय। स्थानीय सुशासन का मतलब है गांवों का, जनता के हाथ में शासन। स्थानीय प्रतिनिधि होना, गांव के प्रतिनिधि होना, अपने में से ही एक प्रतिनिधि होना, जनता का शासन जनता के हाथ में होना। ठीक है ना। विशेष बात क्या रहती है स्थानीय प्रशासन की? स्थानीय सुशासन भी हम इसको नाम दे सकते हैं, स्थानीय सुशासन। स्थानीय सुशासन, ये आपका स्थानीय सुशासन है। और स्थानीय सुशासन जो है, इसकी विशेष बात क्या रहती है? देखो, शुरू से तो चलो मैं बता ही देता हूं थोड़ा आपको। विद्यालय से छुट्टी होने पर सोनू जब घर पहुंची तो देखा कि घर के आसपास विद्यालय के शिक्षक, उनके माता पिता बातचीत कर रहे थे। तो शिक्षक महोदय ने सोनू से कहा, अच्छा हुआ तुम आ गई, इस रविवार को विद्यालय में अपने जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड की प्रतिलिपि जमा कराकर एक फॉर्म भर देना। सोनू ने पूछा, ऐसा क्यों करना है? उन्होंने बताया कि वह अगले माह 18 वर्ष की होने जा रही है, आने वाले समय में उसे भी मतदान करने का अधिकार मिल जाएगा। तो एक चीज़ यहाँ से अपने लिए क्लियर हो रही है कि मतदान की आयु जो है वो अपने कितनी है भाई? 18 वर्ष है। 18 वर्ष के जो बच्चे हो रहे हैं वो अपना एक वोटर आईडी बनती है उनकी, और वो वोटर आईडी आपके पास में होती है तो आप वोट डाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए उसका नाम मतदाता सूची में जुड़वाना जरूरी है। मतदाता सूची जो तैयार होती है ना, उस मतदाता सूची में आप अपना नाम जुड़वा लें। साथ ही मतदाता पहचान पत्र जारी होने पर ही उसे मत देने का अधिकार मिलेगा। एक मतदाता पहचान पत्र आपका जारी होगा, वोटर आईडी आपकी जारी होगी, और वो वोटर आईडी जब आईडी आपकी तभी बनेगी जब आपका मतदाता सूची में नाम दर्ज हो। ठीक है ना। सोनू ने पूछा, यह काम जब निर्वाचन विभाग का होता है तो आप क्यों कर रहे हैं? तब उन्होंने बताया कि निर्वाचन विभाग द्वारा ही विभिन्न सरकारी कर्मचारियों को जब आचार संहिता लग जाती है तब एक तरह से सारे, देखो एक तो विशेष बात यह है कि सरकारी कर्मचारियों को वोटिंग का जितना भी कार्य है वो सरकारी कर्मचारियों को सौंप दिया जाता है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी जो होते हैं ना, सारे निर्वाचन आयोग के अंडर में काम करना प्रारंभ कर देते हैं, विशेषतः जब आचार संहिता लग जाती है। ठीक है ना। और उससे आगे पीछे भी जब भी कोई मतदान से संबंधित कार्य होगा या मतदाता से संबंधित कोई कार्य होगा, वोट से संबंधित कोई कार्य होगा, निर्वाचन आयोग का कोई कार्य होगा, तो सरकारी कर्मचारी ही निर्वाचन आयोग के थ्रू वो काम करते हैं। ठीक है ना। सौंपा जाता है। जिनका कार्य घर घर सर्वे कर 18 वर्ष की आयु के युवक युवतियों के नाम को जोड़ने के साथ साथ नए एवं वंचित मतदाताओं को जोड़ना, पलायन कर चुके युवाओं अथवा मृत मतदाताओं के नाम को काट दिया जाता है। ठीक है ना। मतदाता सूची से नाम हटा देने का काम करना होता है। सोनू ने पूछा, फिर आप विद्यालय में ही नहीं पढ़ाते हो क्या? तब शिक्षक ने कहा, नहीं बेटा, ये पढ़ाने के अतिरिक्त कार्य है जिसे जिला प्रशासन द्वारा सौंपा गया है। जिला प्रशासन जो है वो निर्वाचन आयोग के थ्रू शिक्षकों को सौंपता है ये काम। ठीक है ना भाई। आगे देखो, सोनू के पिता बोले, जिस प्रकार घर के मुखिया के रूप में घर के बुजुर्ग होते हैं, उनके निर्णयों को सभी मानते हैं, उनके सामने हम अपनी इच्छा या समस्या रखते हैं तो उसका समाधान करते हैं। घर के सदस्यों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, भोजन आदि की पूर्ति तो भी तो परिवार के सदस्यों द्वारा ही की जाती है। तब शिक्षक महोदय बोले कि सोनू, आपको आपके पिता ने परिवार के उदाहरण में सरकार के कामकाज को बताया, यह अच्छा प्रयास था। जिस प्रकार घर का प्रशासन मुखिया और घर के सदस्यों के कार्य और दायित्व से पूरा होता है या चलता है, ठीक उसी प्रकार अब देखना, हमारी स्थानीय स्तर की सरकार भी त्रिस्तरीय व्यवस्था से चलती है। ग्रामीण प्रशासन में यह क्रम ग्राम पंचायत, देखना 3 स्तर बता रहा है, एक गांव स्तर का, एक ब्लॉक का, एक जिले का। गांव पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ठीक है ना।
तो ये 3 स्तर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के रूप में छोटे से बड़े क्रम में है। ठीक है ना। आज हम जो चर्चा करेंगे ना वो इसी की चर्चा करेंगे, इन 3 स्तरों की चर्चा जो है वो हमें करनी है भाई। चर्चा में हम देखेंगे क्या क्या। देखो, ग्रामीण क्षेत्र में समस्त वर्गों के लोगों को, ग्रामीण स्तर के समस्त वर्ग के लोगों की लोकतंत्र में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमारे देश में 73वें संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया, इसे एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब देखना, इसकी 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे के 29 विषय, कितने विषय? 29 विषयों का अध्ययन करना है, 29 विषयों की जानकारी लेनी है। देखो, 29 कार्यों का उल्लेख है। ठीक है ना। आगे देखो, सोनू पूछती है कि गुरुजी ये त्रिस्तरीय ढांचा क्या है? तब शिक्षक ने बताया कि इस चार्ट के माध्यम से कि ग्राम स्तर पर त्रिस्तरीय व्यवस्था है, ग्रामीण स्तर पर, जिसके तहत हमारा शासन चलता है भाई। अब त्रिस्तरीय व्यवस्था जो मैं आपको बता के जा चुका हूं कि ये त्रिस्तरीय व्यवस्था होती क्या है। एक जिला परिषद है, जिला परिषद दिखाई दे रहा होगा आपको, नहीं लिख देता हूं मैं। जिला परिषद, एक पंचायत समिति, पंचायत समिति और एक ग्राम पंचायत। 3 है भाई। अब 3 जो स्तर है ना, इन तीनों स्तरों के प्रमुख व्यक्ति कौन होते हैं? जिला परिषद का मुख्य कौन है? पंचायत समिति का कौन है? ग्राम पंचायत का कौन है? तीनों के प्रमुख व्यक्ति निर्वाचित और सरकारी, निर्वाचित सरकारी, निर्वाचित सरकारी। ठीक है ना। निर्वाचित जिला प्रमुख, सरकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ये हम कहते हैं सीईओ, सीईओ। ठीक है ना। फिर आ जाता है पंचायत समिति का प्रधान और खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ। और फिर आ जाता है ग्राम पंचायत, सरपंच, और अब पद दे दिया विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, वीडीओ, ग्राम विकास अधिकारी। ये 3 विशेष स्तर होते हैं, एक जिला प्रमुख, एक प्रधान, एक सरपंच। ठीक है ना। ये त्रिस्तरीय व्यवस्था है। आगे देखना, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के कार्य क्या क्या रहते हैं। देखो भी, तीनों के कार्य है। जिला परिषद, ठीक है ना, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत स्थानीय आवश्यकताओं और स्रोतों के अनुसार पंचायत समितियों की क्षेत्रीय योजनाओं को समेकित कर जिले के लिए अंतिम योजना तैयार करवाना, पंचायतों की ग्राम सभाएं व बैठकों का पर्यवेक्षण करवाना। इधर पंचायतों के कार्यों की समीक्षा व पर्यवेक्षण करना, नवनिर्वाचित सरपंचों व पंचों को प्रशिक्षण मार्गदर्शन देना। देखो, ग्राम पंचायत स्वच्छता एवं पेयजल व्यवस्था, मार्ग में प्रकाश व्यवस्था, फिर मनरेगा कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं आवेदक को रोजगार उपलब्ध करवाना। इधर देखो, आगे देखो 2 नंबर पे पंचायत समिति व पंचायतों की निधियों का अंतरण करना। इधर देखो, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्यों का समन्वय स्थापित करना, साधारण सभा की बैठक आयोजित करना। इधर देखना आगे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और ग्रामीण सड़कों का रखरखाव करना। ये काम किसका है भाई? ये काम आपका सरपंच का है, ये आपका ग्राम पंचायत का काम है। आगे देखो, तीनों के कार्य चल रहे हैं रेगुलर। देखो, ग्रामीण स्वच्छता एवं ग्रामीण आवासन कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों में जनता की शिकायतें दूर करना, प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, तीनों काम जिला परिषद के। इधर पंचायत समिति की बैठकों, स्थानीय समितियों के द्वारा लिए गए निर्णय की अनुपालना का नियंत्रण रजिस्टर रखना, कार्यस्थल एवं पंचायत मुख्यालय पर वास्तविक व्यय को दर्शाने वाले बोर्ड लगवाना,
और पशु मेलों का आयोजन करवाना। आगे जन्म मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण करना, आपदाओं एवं महामारी के समय जिला प्रशासन से समन्वय करना, चारागाह एवं वनों का विकास करना। आगे देखना मानव एवं पशु स्वास्थ्य पोषण व परिवार कल्याण कार्यक्रमों में सहायता करना। आगे स्थानीय भौतिक संसाधनों का विकास एवं समुचित उपयोग। आगे आगे ग्राम पंचायत। देखें भाई ग्राम पंचायत में क्या है। ग्राम पंचायत लोकतंत्र की प्रथम इकाई है जो वार्ड पंच, उप सरपंच और सरपंच से मिलकर के बनती है। ग्राम पंचायत जो है इसमें एक नंबर सबसे बड़ा होता है सरपंच, फिर उप सरपंच, फिर वार्ड पंच, ठीक है ना। तीन होते हैं। लोकतंत्र की प्रथम इकाई जो वार्ड पंच, उप सरपंच और सरपंच से मिलकर के बनती है। इन पंचायतों का चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्वारा करवाया जाता है। पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन ग्राम पंचायत के प्रमुख सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा निर्धारित समय से पूर्व भी हटाया जा सकता है। ग्राम पंचायत में सचिव का कार्य सरकारी कागजातों का रिकॉर्ड देखना एवं बैठक की कार्यवाही को लिखना है। ग्राम पंचायत की प्रत्येक माह में कम से कम 2 बैठकें होती है। एक महीने में 2 बैठक होना जरूरी है, ठीक है ना। आगे देखो पंचायत समिति। पंचायत समिति में क्या है भाई। पंचायत समिति ग्राम पंचायत तथा जिला परिषद को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण इकाई है। देखो पंचायत समिति जो है ना वो जिला परिषद और ग्राम पंचायत के बीच की कड़ी मानी जाती है भाई, ठीक है ना। पंचायत समिति देखो जैसे सरपंच में ग्राम पंचायत में हमने देखा सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच होते हैं, वैसे पंचायत समिति में प्रधान, उप प्रधान और पंचायत समिति सदस्य होते हैं, ठीक है ना। पंचायत समिति ग्राम पंचायत और जिला परिषद को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। राज्यों में जिलों को विकास की दृष्टि से कुछ छोटे विकास खंडों में विभाजित किया जाता है। इन विकास खंडों पर ही पंचायत समिति का गठन किया जाता है। देखना इसके निर्वाचित सदस्य ही प्रधान और उप प्रधान का चुनाव करते हैं। निर्वाचित पंचायत समिति के जो सदस्य होंगे ना उन सदस्यों में से ही एक सदस्य प्रधान बनेगा, एक सदस्य उप प्रधान बनेगा, ठीक है ना। आगे पंचायत समिति क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों के सरपंच इसके पदेन सदस्य होते हैं। पंचायत समिति सदस्यों के लिए न्यूनतम 25 वर्ष का होना आवश्यक है। पंचायत समिति सदस्य के लिए अगर आप पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं तो उसके लिए आपकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। प्रधान तथा उप प्रधान को पंचायत समिति संबंधित कार्यों में मदद करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक खंड विकास अधिकारी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। पंचायत समिति के सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। कितना होता है भाई? 5 वर्ष का। आगे बात जिला परिषद की। जिला परिषद में क्या है भाई? पंचायती राज व्यवस्था की शीर्ष स्तर की संस्था जिला परिषद है। यह जिला स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। प्रत्येक जिले में कुछ ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक वार्ड पंच बनाया जाता है, एक वार्ड बनाया जाता है। प्रत्येक जिले में कुछ जिला पंचायतों को मिलाकर एक वार्ड बनाया जाता है। इस तरह गठित प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य का निर्वाचन चुनाव उस वार्ड के मतदाताओं के द्वारा किया जाता है। यह सदस्य जिला परिषद के सदस्य कहलाते हैं। यह सदस्य जिला परिषद के सदस्य कहलाते हैं। जिला परिषद के सदस्य निर्वाचित सदस्यों में से अतिरिक्त जिले के पंचायत समिति सदस्यों के प्रधान, जिले के निर्वाचित विधानसभा सदस्य, जिले से निर्वाचित लोकसभा सदस्य एवं राज्यसभा सदस्य भी परिषद के सदस्य होते हैं। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य मिलकर जिला प्रमुख तथा उप जिला प्रमुख का चुनाव करते हैं। भाई साहब, इसमें विधानसभा का एमएलए, इसमें लोकसभा का सांसद और इसमें राज्यसभा का सांसद इसके सदस्य माने जाते हैं। किसके अलावा? जिला परिषद के जो सदस्य इलेक्ट होकर के आए, चुनाव जीत करके आए, उनके अलावा। और चुनाव जब होता है ना, निर्वाचित सदस्य जो है उनमें से किसी एक को वोटिंग के द्वारा, अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा जिला प्रमुख और एक को उप जिला प्रमुख बनाया जाता है। आगे देखो, आय के स्रोत।
आय के स्रोत क्या है? विभिन्न प्रकार के कर, भवन कर, वाहन कर, क्रय विक्रय पर कर, मेले व हाट बाजारों से प्राप्त आय, सरकार से प्राप्त अनुदान, समुदायों से प्राप्त अनुदान, दोषियों से एकत्रित दंड राशि आदि। ग्राम पंचायत में, पंचायत समिति में आय, स्थानीय करों और शुल्कों से प्राप्त आय, राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, मेले व हाट बाजारों से प्राप्त आय, विभिन्न सरकारी परियोजनाओं को चलाने के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई राशि, व्यापारी व्यवसायों और उद्योगों पर लगाए गए कर से प्राप्त आय है। आगे जिला परिषद में केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त अनुदान, पंचायत समितियों से की गई वसूलियां, राजस्व का प्राप्त निश्चित हिस्सा, सरकारी तथा गैर सरकारी ऋण, लोगों द्वारा दिए गए अनुदान आदि। आगे देखो भाई, ग्राम सभा क्या है? पंचायती राज ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा पंचायती राज की आधारभूत संस्था है। ग्राम सभा का क्षेत्र एक राजस्व गांव होता है, पूरा गांव होता है राजस्व गांव, जो पटवारी द्वारा डिसाइड किया जाता है कि ये गांव है। सामान्यतः प्रत्येक ग्राम पंचायत की अपनी ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा के सदस्य उस राजस्व गांव में रहने वाले सभी मतदाता होते हैं। ग्राम सभा के सदस्य कौन होंगे? जो मतदाता है, जितने भी मतदाता है जो 18 वर्ष से अधिक आयु के, जिनका नाम मतदाता सूची में जुड़ चुका है, वो ग्राम सभा के सदस्य होंगे। ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना उनका अधिकार और कर्तव्य दोनों है। एक तरह से ग्राम सभा भारत में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण है, ठीक है ना, जिसके तहत स्थानीय ग्रामवासी समस्याओं और विकास के संबंध में सीधे भाग लेते हैं। सामान्यतया हर 3 महीने में ग्राम सभा की एक बैठक बुलाई जाती है। 3 महीने में एक बैठक है ग्राम सभा की। आमतौर पर 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को, 26 जनवरी, 1 मई मजदूर दिवस, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर गांधी जयंती को ग्राम सभा की बैठकें होती है। आवश्यकता पड़ने पर यदि ग्राम सभा का मुखिया चाहे तो ग्राम सभा की और भी बैठक आयोजित कर सकता है। वो मुखिया पे डिपेंड करता है कि भाई बैठक और बुलाऊं या ना बुलाऊं, इनके अलावा भी करवानी पड़ सकती है। आगे देखो, ग्राम न्यायालय। ग्राम न्यायालय ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर शीघ्र ही सुलभ न्याय दिलाने हेतु ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के तहत ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई। राजस्थान का पहला ग्राम न्यायालय जयपुर जिले के बस्सी गांव में खोला गया था। इन ग्राम न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। ग्राम न्यायालयों के न्यायिक अधिकारी कौन होंगे? उच्च न्यायालय तय करेगा। उच्च न्यायालय का परामर्श जब रहेगा तब ग्राम न्यायालय का अधिकारी तय होगा। आगे आ गया नगरीय स्वशासन। ये हमने अभी देखा ग्राम स्वशासन, अब नगरीय स्वशासन की बात हम करेंगे। देखो भी, नगरीय स्वशासन क्या है? यह एक नगरीय शासन व्यवस्था है। नगर की 3 प्रकार से होती है: नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका। नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका नगरीय स्वशासन है, ठीक है ना, जिसके क्षेत्र और जनसंख्या के मापदंडानुसार वार्ड में बांटा जाता है और सभी वार्ड मिलकर एक नगर, एक निगम की स्थापना करते हैं। इसका मुखिया, नगर निगम की स्थापना होगी तो मुखिया महापौर या सभापति होता है। अगर नगर निगम है तो महापौर, नगर परिषद है तो सभापति होगा। और वार्ड से चुने गए प्रतिनिधि पार्षद कहलाते हैं। ये पार्षद मिलकर के ही तो क्या बनाते हैं भाई? महापौर बनाते हैं, मेयर या सभापति बनाते हैं। यह नगर की सुविधाएं जैसे सड़क, यातायात, पेयजल, बिजली, सफाई, चिकित्सा, स्वच्छता आदि का ध्यान रखता है भी। जैसे तुम्हारे गांव में ग्राम पंचायत के सरपंच एवं वार्ड पंचों द्वारा गांव का विकास का कार्य किया जाता है, वैसे ही शहरों में पार्षद और मेयर, महापौर जो है वो काम देखते हैं भाई। आगे देखो भाई, हम बात जो कर रहे हैं, शहरी शासन के 3 रूप होते हैं: नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका। वे बड़े शहर जहां जनसंख्या 5 लाख से ज्यादा है वहां पर सालाना आय 1 करोड़ से ज्यादा होने पर नगर निगम, 5 लाख से ज्यादा जनसंख्या और सालाना आय 1 करोड़ से ज्यादा है
तो नगर निगम होगा। जिन शहरों की जनसंख्या 1 लाख से व 5 लाख के से कम होती है, 1 लाख से ज़्यादा, 1 से 5 के बीच में है, तो नगर परिषद होगी, वहाँ नगर परिषद की स्थापना होती है। वे शहर जहाँ जनसंख्या 15,000 से 1 लाख तक होती है, तो वहाँ पर नगर पालिका का बोर्ड माना जाएगा। 5 लाख से ज़्यादा जनसंख्या है तो नगर निगम, 1 लाख से 5 लाख के बीच में है तो नगर परिषद, और 1 लाख से कम जनसंख्या है तो 15,000 से ज़्यादा और 1 लाख से कम जनसंख्या है तो नगर पालिका मानी जाएगी। शहर को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा जाता है, जिसे वार्ड कहते हैं। हर वार्ड से वहाँ की जनता एक प्रतिनिधि या चुनाव या पार्षद चुनकर इन संस्थाओं में भेजती है। ये अपने वार्ड के विकास के लिए कार्य करते हैं। ये प्रतिनिधि या पार्षद मिलकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनते हैं, जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। नगर निगम है तो महापौर, नगर परिषद के अध्यक्ष को सभापति, और नगर पालिका के अध्यक्ष को नगर पालिका अध्यक्ष कहते हैं। 3 बोर्ड बने हैं, नगर निगम महापौर, नगर परिषद सभापति और नगर पालिका अध्यक्ष के नाम से 3 बोर्ड। जो पार्षद है उन पार्षदों में से ही एक व्यक्ति बनेगा, सभापति बनेगा, महापौर भी बनेगा, और ऐसा ही व्यक्ति जो पार्षद है वो बन सकता है नगर पालिका अध्यक्ष। आगे की चर्चा देखें। देखो, 74वें संविधान संशोधन के अनुसार इन शहरी संस्थाओं के चुनाव में 1/3 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित रखने की व्यवस्था की गई। इसी तरह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए भी स्थानों का आरक्षण जनसंख्या में उनके अनुपात के अनुसार किया गया। नई लाइन में देखो भाई, नगरीय प्रशासन के कार्य क्या क्या होते हैं। शहरी संस्थाओं के 2 तरह के कार्य होते हैं भाई। जो शहरी संस्थाएं जो होती है ना, उनके 2 तरह के कार्य होते हैं। 2 तरह के कार्य है कौन कौन से? देखो, एक अनिवार्य कार्य होता है, जिसमें क्या क्या आता है। 2 कार्य होते हैं। जैसे एक अनिवार्य कार्य, शहर के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था, सड़कों पर रोशनी और सफाई की व्यवस्था, जन्म मृत्यु का पंजीकरण, दमकल की व्यवस्था आदि करना। जबकि कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें करना उन संस्थाओं की इच्छा पर निर्भर करता है, ऐसे ऐच्छिक कार्य कहा जाता है। जैसे सार्वजनिक बाग, स्टेडियम, वाचनालय, पुस्तकालय का निर्माण करना, वृक्षारोपण, आवारा पशुओं से छुटकारा, मेले, प्रदर्शनी आदि का आयोजन, रैन बसेरों की व्यवस्था। ये कुछ ऐच्छिक कार्य, कुछ अनिवार्य कार्य होते हैं, ठीक है ना। देखो, अनिवार्य कार्य और ऐच्छिक कार्य, एक बोर्ड बनाया हुआ आपका, चार्ट बना हुआ है। अनिवार्य कार्य स्वच्छ जल की व्यवस्था करना, रोशनी और सफाई, दमकल व्यवस्था, जन्म मृत्यु पंजीकरण। और ये आगे स्वैच्छिक सार्वजनिक कार्य, मेले प्रदर्शनी का आयोजन, आवारा पशुओं से छुटकारा, वृक्षारोपण, वाचनालय, पुस्तकालय और स्टेडियम, ये होते हैं, ठीक है ना। आगे देखो नई लाइन में, देखो, गांव में नुक्कड़ अथवा चौपालों में स्थानीय लोग अपनी स्थानीय समस्याओं पर चर्चा करते हैं। वैसे इस शहर में महत्वपूर्ण स्थलों पर लोग बैठकर अपनी समस्याओं पर चर्चा करते हैं। ये स्थान सार्वजनिक पुस्तकालय, वाचनालय, घंटाघर हो सकते हैं। ऐसे स्थानों पर चर्चा के उपरांत उन समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर चुनकर पार्षद इनके कार्यों को समस्याओं के माध्यम से करवाते हैं। इन समस्याओं के लिए संस्थाओं को 3 माध्यम से पैसा प्राप्त होता है। एक तो ये केंद्र और राज्य सरकारों से राशि प्राप्त करती है। दूसरा, ये विभिन्न शुल्क लगाकर और जुर्माने के द्वारा पैसा प्राप्त करते हैं। तीसरा, ये संस्थाएं अपने शहरवासियों पर विभिन्न प्रकार के कर लगाकर उनसे पैसा प्राप्त करते हैं। आगे देखो नई लाइन में, ये आ गई आपकी शब्दावली। भू राजस्व वह कर जो भूमि के प्रयोग के लिए लगाया जाता है, भू राजस्व कर है। सार्वजनिक कार्य, आम जनता से जुड़े कार्य, और पेयजल, पीने योग्य पानी है। तो ये बात हमने कर दी कक्षा 8 के पाठ नंबर 9 की स्थानीय स्वशासन, या हम कह सकते हैं पंचायती राज और नगरीय स्वशासन की। इसके साथ ही ये चैप्टर अपना हो जाता है पूरा। आगे की चर्चा के लिए फिर से अपने हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।